अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नॉवल पढ़ रहे थे माँ है मोहब्बत और जिसकी राइटर हैं किरण रफ़ी। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। हियर वी गो। अक्सम को सोए हुए भी कुछ ही देर हुई थी जब इसके कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। हानम के जाने के बाद इसने दरवाजा लॉक कर लिया था ताकि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे। वह सुर्ख होती आंखों से उठा था। सर में दर्द भी शुरू हो गया था नींद टूटने की वजह से। भाई जल्दी दरवाजा खोले। इर्तिसाम की परेशान आवाज पर वो जल्दी से उठा और दरवाजा खोला। क्या हुआ है छोटे खान, तुम रो क्यों रहे हो? इर्तिसाम की आंखों में आंसू देखकर वो फिक्रमंदा अंदाज में बोला था। भाई वो छत पर हानम भाभी का खून निकल रहा है। इत्तेसाम ने अक्सम को रोते हुए बताया तो अक्सम नंगे पांव ही छत पर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो छत पर पहुंचा तो सामने ही हानम सर पर हाथ रखे रो रही थी और खून से इसका सफेद हाथ सुर्ख होता जा रहा था। अल्लाह खैर। अक्सम जल्दी से इसके पास पहुंचा और इसका हाथ हटाकर देखने लगा। नीचे चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, अक्सम नरमी से बोला। हालांकि गुस्सा तो बहुत आ रहा था। बेचारी हानम का खून जो निकल रहा था। अक्सम ने इसे कंधों से पकड़कर उठाया। वहां पड़ी पतंग को देखकर सब समझ गया था। हानम को पकड़कर वो नीचे आया और इसे हॉल में सोफे पर बिठाया। रशीदा भी, रशीदा भी। अक्सम की आवाज से इसका गुस्सा वासिया हो रहा था। रशीदा भी जल्दी से किचन से आई। जी बड़े खान, बर्फ और कपड़ा, कोई पुराना कपड़ा लेकर आए, अक्सम ने रशीदा भी को देकर कहा। इर्तिसाम भी वहीं सोफे पर बैठकर सर झुका गया। भाई को गुस्से में देखकर तो इसकी जान जा रही थी जबकि हानम हिचकियों से रोने में मसरूफ थी। रशीदा भी ने बर्फ और कपड़ा लाकर अक्सम को दिया तो अक्सम ने कपड़ा उठाया और हानम का खून साफ करने लगा। जो खून हल्का हल्का जम गया था इसे इसने बर्फ की मदद से उतारा था। शुक्र था कि चोट गहरी नहीं थी लेकिन खून बहुत ज्यादा निकल गया था। अक्सम खामोशी से उठा था और अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया था। डिटॉल से जख्म साफ करने के बाद तो हानम की आवाज इसके कानों में पड़ी। आ, आराम से, दर्द हो रहा है। हानम की बात पर इसने आहिस्ता से फूंक मारकर इसे डिटॉल लगाया और फिर पायोडीन लगाकर पट्टी कर दी। इस दौरान सब खामोश थे। तुम्हें चोट कैसे लगी? अक्सम ने इसकी तरफ देखा तो इसने बेसाख्ता इत्तेसाम का झुका हुआ सर देखा। वो मैं गिर गई थी छत पर। वो मुझे भी मालूम है लेकिन कैसे गिरी मुझे ये बताओ। अक्सम ने इसे सुर्ख आंखों से घूरा था। वो, हानम उंगलियां चटकते हुए इतना ही बोली जब अक्सम की धाड़ पर सहम कर सोफे के साथ लग गई थी। छोटे खान, मुझे सारी बात बताओ। वो पतंग छत पर क्या कर रही थी? इर्तिसाम ने झुके सर के साथ ही इसे सब बताया दिया। अक्सम को बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों को एक एक लगा देता। तुम जैसी जाहिल लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बताओ क्या कमी है तुम्हें यहाँ? तुम एक बेवकूफ लड़की हो जो कभी समझदार हो ही नहीं सकती। सही कहते हैं बाबा जान, तुम नरमी के लायक बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम्हें सर पर चढ़ाऊंगा तो ऐसे ही नतीजे मिलेंगे मुझे। करता हूं तुम्हारा इलाज मैं। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ हानम, इससे पहले मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं। अक्सम हानम पर अपना गुस्सा निकाल रहा था जबकि हानम नीली आंखों में पानी लिए इसे देख रही थी। इसे बुरा लगा था अक्सम का डांटना। रशीदा भी इसे दूर कर दे मेरी नजरों से। जैसा जाहिल बाप वैसी जाहिल बेटी। भाई मेरी भी गलती थी। इत्तिसाम हानम को रोते हुए देखकर बोला। हाँ, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है ना तुम दोनों ने, जो ऐसे सरेआम मान रहे हो कि मेरी भी गलती थी। जाओ यहां से, तुम भी अपने कमरे में। और अगर अब मुझे रात के खाने से पहले तुम दोनों बाहर नजर आए तो याद रखना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। अक्सम ने इसे भी गुस्से से कहा और वहां से हवेली से बाहर चला गया। इत्तिसाम हानम के पास आया। भाभी, खान भाई गुस्से में है, अभी थोड़ी देर बाद देखना वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। हानम रोते हुए अक्सम के कमरे की तरफ चली गई जबकि रशीदा भी इसके पीछे गई थी। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है अभी, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये मुझे डांटते हैं, अब्बा ने कभी नहीं डांटा। खान मुझे गालियां भी देते हैं। मुझे अम्मी के पास जाना है,
मैं इन्हें जाकर सब बताऊंगी। हानम रोते हुए बोली थी जब रशीदा भी ने इसे गले लगाया। बड़े खान तुम्हारा खून देखकर परेशान हो गए थे ना, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर गए। नहीं चच्ची, मुझे मेरी अम्मी के पास ही जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। खान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो हिचकियों से रो रही थी। हानम बेटा, खान थोड़ी देर में आकर आपको ले जाएंगे, रोना बंद करो। रशीदा भी ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर इसके आंसू साफ किए थे। हानम ने अपना चेहरा इनके हाथों से आजाद करवाया और नफी में सर हिलाने लगी। मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद जाऊंगी घर, और अभी जाऊंगी। हानम ये बोलकर कमरे से बाहर भागी थी। रशीदा भी इसके पीछे ही गई थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं अम्मी के पास ही जाऊंगी। हानम भागते हुए बोल रही थी। अभी हवेली के दाखिली दरवाजे तक ही पहुंची थी जब अक्सर अंदर गया। इस भागते देखकर इसकी पेशानी पर अनगिनत बलों का इजाफा हुआ था, क्योंकि सारे मर्द मुलाजिम बाहर थे। अक्सम को आते देखकर रशीदा भी ने सुख का सांस लिया। हानम ने गुस्से से अक्सम को देखा। मुझे मम्मी के पास जाना है, पीछे हटे। हानम की बात पर अक्सम ने इसे देखा, जो थोड़ा सा गुस्सा करने से ही रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी थी। आंखें और छोटी सी नाक बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई थी, और पेशानी पर बंधी पट्टी देखकर अक्सम ने लंबी सांस ली और इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ अपने कमरे में ले आया। कमरे में लाकर इसने दरवाजा बंद किया। हानम को इसने तकरीबन बेड पर धक्का दिया था। मुझे अम्मी के पास जाना है, हानम डरते हुए बोली। मर चुके हैं तुम्हारे माँ बाप, और आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से इनका नाम सुना तो मैं जुबान काट दूंगा तुम्हारी, अक्सम ने इसे गुस्से से देखकर कहा। हानम ने डर कर इसे देखा। इसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर अक्सम को अब खुद पर गुस्सा आया था। खुद को पुरसकून करने के लिए वो वॉशरूम में गया और चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? मामूली चोटी तो थी, मुझे दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अक्सर ने आईने में अपने अक्स को देखकर सोचा। इस क्यों का जवाब तो था, लेकिन शायद वो इस क्यों के जवाब को अभी समझने से कासिर था। 10 मिनट बाद बाहर निकला तो हानम को सामने बेड पर घुटनों में सर दिए हुए रोते देखा। अक्सम आहिस्ता से चलता इसके पास आया। रो क्यों रही हो? हानम ने अपने घुटनों के गिर्द बंधे हाथों को मजीद सख्त कर लिया। वो वाकई डर गई थी अक्सम के गुस्से को देखकर। अक्सम इसके पास बैठा और इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुम्हें चोट लगी है हानम, और अम्मा जान तुम्हें इस हाल में देखेंगी तो वो मुझसे सवाल करेंगी कि मैं क्यों तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। तुम जानती हो ना अम्मा जान तुमसे कितना प्यार करती हैं। अक्सम के लहजे में बला की नरमी थी। हानम ने सर उठाया और नीली आंखों की सुर्खी देखकर अक्सम ने अपने गुस्से पर 1000 दफा लानत भेजी थी। आपने हानम पर गुस्सा किया? हानम डरते हुए बोली। अब नहीं करूंगा, पक्का वादा। अक्सम मुस्कुरा कर बोला। हानम ने इस हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली। आप मुझे पिज्जा भी लाकर देंगे? हानम की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन तुम अब पतंग कभी भी नहीं उड़ाओगी। अक्सम की बात पर हानम मुस्कुराई। ठीक है। अक्सम बेसाख्ता नजर चुरा गया था, क्योंकि इसकी आंखों की पलकों पर जमे आंसू अक्सम को खुद को चुनने की दावत सरेआम दे रहे थे। वो उठकर बाहर की जानिब जाने लगा जब हानम बोली। आप मेरे शौहर हैं ना, जैसे अब्बा अम्मी के और बाबा जान अम्मा जान के। अक्सम हैरत से मुड़ा और उसे देखने लगा जो मुस्कुरा रही थी। तो अक्सम के जवाब पर हानम इसके पास आई और बोली। तो अब्बा तो अम्मी की हर बात मानते हैं ना, तो मुझे क्यों बता रही हो? मुझे वो पिज्जा खाना है, क्योंकि मैं टिंडे नहीं खाती। हानम की बात पर वो मुस्कुराया। मक्खन लगाना खूब आता है तुम्हें। मक्खन? मगर मैंने किसको मक्खन लगाया? हानम को जवाब देने की बजाय वो बाहर निकल गया था, क्योंकि इसके सवाल कभी ना खत्म होने वाले थे। मेरे पास तो मक्खन था ही नहीं। खान की नजर कमजोर हो गई है। हानम खुद से बड़बड़ाई और वॉशरूम की तरफ चली गई। रात के पहर अक्सा की आंख अपने बेटे के रोने की आवाज से खुली थी। वो बेबी कॉट में था और रो रहा था। अक्सा आहिस्ता से उठी और अपनी जगह पर बैठी थी। इतने में युसरा बेगम की आंख भी खुल गई। उन्होंने बच्चे को उठाकर अक्सा को दिया। अक्सा ने इसे गोद में लिया और इसके सर पर बोसा दिया। इसे भूख लगी थी। अक्सा ने नम आंखों से इसे देखा और फिर इसकी जरूरत पूरी करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो सो गया तो इसने इसे अपने पास बेड पर लिटा दिया। युसरा ने अक्सा की पेशानी पर बोसा दिया।
تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ جانتی ہیں نا اما جان، احمد کہتے تھے کہ وہ اپنے بچے کو رونے نہیں دیں گے اور کسی کو بھی اسے مارنے نہیں دیں گے۔ اگر میں نے بھی اسے کچھ کہا تو وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اکثر روتے ہوئے بول رہی تھی اور یسرا بیگم کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھی۔ چوٹ ایسی تھی جس کا علاج کوئی نہیں تھا، زخم ایسا تھا جو زندگی بھر کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ یہ سوچی اکثر کی جان لے رہی تھی کہ اس کا بیٹا یتیم کہلایا جائے گا۔ اکثر بچے چپ کر جاؤ، ہمت سے کام لو، وہ نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا ہے تمہارے پاس جسے تم ہر وقت محسوس کر سکتی ہو۔ اما جان، اسے نہیں جانا چاہیے تھا، ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے ماما پاپا اور بہن بھائیوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ نہیں گئی۔ لیکن اما جان، اگر میں ان کے ساتھ چلی جاتی تو میرا احمد تنہا رہ جاتا۔ یہاں میں کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اکثر روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ احمد کی موت کے بعد وہ آج کھل کر رو رہی تھی۔ یسرا بیگم بھی نم آنکھوں سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ اکثر اماں ہوں میں اس کی، میری پہلی اولاد، جس نے مجھے ماں کے لفظ کا معنی سمجھایا۔ وہ بہت عزیز تھا مجھے، لیکن پھر چلا گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے گاؤں سے ہر بری رسم کو ختم کر دے گا، لیکن دیکھو وہ وعدہ نبھائے بغیر چلا گیا۔ اس کی بات پر اکثر نے رخ موڑ لیا تھا۔ جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا اکثر، لیکن جو ہے ان نظر انداز نہیں کرو۔ اپنے بیٹے پر توجہ دو اور کسی بھی رشتے سے پہلے انسانیت کو سامنے رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یسرا بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اکثر جانتی تھی ان کا اشارہ خانم کی طرف ہے، وہ بس سر ہلا کر لیٹ گئی تھی۔ ہمارے پوتے کا نام کیا سوچا تم نے اکثر؟ یسرا بیگم نے بیڈ پر لیٹے بچے کو دیکھ کر پوچھا۔ سمامہ خان، احمد نے سوچا تھا یہ۔ اکثر کی آواز ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ اب سو جاؤ تم، اللہ پاک صبر دے ہم سب کو، آمین۔ یسرا بیگم خود سے ہی بول کر اٹھ گئی تھی جب اکثر کے آنسو اب تکیہ بھی گو رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس سوائے احمد کی یادوں اور سمامہ خان کے، لیکن یہی تو اس کی دنیا تھی اب، جس کے سہارے اس نے زندگی گزارنی تھی۔ یا شاید وقت اس کا مرہم بن کر اس کی خوشیاں لوٹا دینے والا تھا۔ صبح خانم اٹھی تو اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اکثر کو دیکھ کر تو کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ خان، خان کہاں ہیں آپ؟ خانم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے سر تھامتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چوٹ اور کچھ کل رونے کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اکثر جو صبح سویرے سیر کرنے نکلا تھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے ہی لگا جب اس کے کانوں میں خانم کی آواز گونجی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے ہی خانم بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ تشویش انداز میں آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشان کن انداز میں پوچھنے لگا، خانم کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ خانم نے اپنی نیلی آنکھیں سامنے وجود پر ٹکائیں اور معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں درد ہو رہا ہے۔ اچھا تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں رشیدہ بھی سے ناشتہ بنوا کر یہاں لاتا ہوں، پھر تم دوائی کھا لینا اور سر درد کی۔ اکثر نے اسے نرمی سے دیکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن میرے سر پر تو پٹی ہے، میں منہ کیسے دھوؤں گی؟ پٹی گیلی ہو جائے گی نا، پھر سوکھے گی نہیں۔ خانم کی بات پر اکثر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں دوسری لگا دوں گا، اب اٹھو۔ لیکن آپ کے پاس تو تھوڑی سی پٹی تھی، کل میں نے دیکھا تھا، اور اگر مجھے دوبارہ چوٹ لگ گئی تو پھر آپ پٹی کہاں سے لائیں گے؟ خانم نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا تو اکثر نے اسے گھورا۔ تمہیں اب دوبارہ کبھی چوٹ نہیں لگے گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ اور منہ دھو کر آؤ، اور کوئی سوال نہیں اب۔ اکثر اسے منہ کھولتا دیکھ کر بولا۔ خانم منہ سو کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ رشیدہ بھی؟ اکثر کچن میں داخل ہوا تو سامنے رشیدہ بھی ناشتے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ جی بڑے خان، رشیدہ بھی نے مسکرا کر پوچھا۔ خانم کے لیے ناشتہ بنا دے جلدی سے، اس کے سر میں درد ہے اور اس نے دوائی کھانی ہے۔ اکثر بول کر ہال میں چلا گیا جہاں ارتسام بیٹھا ڈرائنگ کر رہا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، جب بھی اکثر اس سے ناراض ہوتا تھا صبح صبح اٹھ کر وہ اس کے لیے ایک دل بناتا تھا اور پھر اس دل میں اپنا اور اس کا نام لکھتا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا کر ارتسام کو گلے لگاتا تھا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ اکثر پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ چھوٹے خان کیا کر رہے ہو؟ اکثر نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں آپ کے لیے یہ بنا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی پتنگ نہیں اڑاؤں گا۔ ارتسام نے اس کا کاغذ دیا۔
जिस पर एक दिल बना हुआ था और अंदर अक्सम के साथ हानम का नाम लिखा था। अक्सम जब मुस्कुरा रहा था, हानम का नाम देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी और वो नासमझी से इत्तेसाम को देखने लगा। हानम भाभी की वजह से आप नाराज हो गए थे ना? क्योंकि मेरी वजह से इन्हें चोट लगी थी, इसीलिए ये इनके लिए भी है। इत्तेसाम बोलकर मुस्कुरा कर बोला तो अक्सम ने इसे गले लगाया। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम लिखा जाता है खान, यहाँ इसकी में कोई रद्दोबदल नहीं। वो भाभी जरूर है, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। अक्सम ने इसे प्यार से समझाया तो वो मुस्कुराकर अपना सर इस बात में हिला गया। अच्छा, तुम दोबारा से बनाओ, मैं तब तक खानम को नाश्ता करवा दूं। अक्सम ये बोलकर वहां से उठ गया, जबकि इत्तेसाम दोबारा से बनाने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद जब अक्सम नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही हानम अपने बालों को कंघी कर रही थी। अक्सम को देखकर ही इसने जल्दी से दुपट्टा लिया। अक्सर के लबों पर एकदम मुस्कुराहट ने बसेरा किया था, जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया था, जबकि हाना मुंह बसोरकर वॉशरूम की तरफ हाथ धोने चली गई थी। जब बाहर आई तो अक्सम नाश्ते की ट्रे को टेबल पर रखे खुद सोफे पर बैठा इसका इंतजार कर रहा था। हानम सोफे पर बैठी और खामोशी से नाश्ता करने लगी। अक्सम ने मुस्कुराकर इसके सफेद और गुलाबी चेहरे को देखा था, जहाँ सिर्फ मासूमियत थी। खान, खान! हानम ने इसके आगे अपना हाथ हिलाया तो अक्सम का इत्तेकास टूटा। वो जल्दी से रुख मोड़ गया था। हाँ, हाँ नहीं, जी बोलते हैं। हानम ने इसे घूरा था। इसके जवाब पर अक्सम ने इसे देखा, जो अपनी नीली आंखों से इसे घूर रही थी। जी बोले। खान, ये पट्टी गीली हो गई है, मैंने जानबूझकर नहीं की, खुद ही हो गई है। हानम ने निचला लब बाहर निकालकर मासूमियत से कहा। अक्सम ने दायां अब्रू झुकाकर इसे देखा। पानी खुद चलकर तुम्हारी पट्टी को गीला करने पहुंच गया होगा, है ना? हाँ जी। हानम, पास आ जाओ, झूठ बोलना बुरी बात होती है। अक्सम ये बोलकर उठा और फर्स्ट एड बॉक्स जो साइड टेबल के दराज में था निकाल लाया और दोबारा सोफे पर बैठ गया। आहिस्ता से इसकी पट्टी खोली। वो मामूली सी तकलीफ देने का भी रवादार नहीं था। दोबारा पट्टी करते वक्त इसकी उंगलियां हानम की पेशानी से टकराई तो अक्सम को ऐसे लगा जैसे इसके दिल की धड़कनें तेज हुई थी। इसने जल्दी से पट्टी बांधी और बिना इसकी तरफ देखे बाहर चला गया, जबकि हानम खामोशी से इसे जाता देख रही थी। हानम बाहर आई तो इत्तेसाम को सोफे पर लेटे देखा, जो पेट पकड़कर बैठा था, और इशिता भी इसके सर में को गोद में रखे बैठी थी। हानम इनकी तरफ बढ़ी और इत्तेसाम को देखने लगी, जो रो रहा था। चची, छोटे खान को क्या हुआ है? ये तो क्यों रो रहा है? पता नहीं बेटा, सुबह से यहाँ बैठा कॉपी पेंसिल लिए कुछ बना रहा था, फिर अचानक से मेरे पास किचन में आया और बोला कि पेट में दर्द हो रहा है, और तब से मुझे खींचकर यहाँ ले आया है। छोटे खान, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रहे हो? अक्सर जो छत से नीचे आ रहा था इसे रोते देखकर परेशान हुआ। पता नहीं, पेट पकड़ कर रो रहा है, इशिता भी ने अक्सम को बताया। तुमने नाश्ता किया छोटे खान? अक्सम ने इत्तेसाम से पूछा तो इसने अपना सर नफी में हिला दिया। रशीदा भी अब छोटे खान के लिए नाश्ता बनाए, हो सकता है खाली पेट दर्द हो रहा हो, सुबह से तो भूखा बैठा हुआ है एक ही जगह पर। अक्सर ने इत्तेसाम का सर अपनी गोद में रखा और इसके आंसू साफ करने लगा, जबकि रशीदा भी वहां से किचन में इत्तेसाम के लिए नाश्ता लेने चली गई थी। हानम आहिस्ते से इसकी टांगों को की तरफ बैठी और अपने छोटे छोटे हाथों से इत्तेसाम को पेट से जोर जोर से दबाने लगी। इत्तेसाम चीखते हुए उठकर बैठ गया, जब अक्सर इसकी चीख पर हानम को घूरने लगा। क्या कर रही हो तुम? अक्सर इसे घूर कर पूछने लगा। मैं तो छोटे खान का पेट दबा रही थी, इसे दर्द हो रहा है ना? अब्बा की जब भी टांगों में दर्द होता था तो मैं इन्हें दबाती थी, इनको आराम आ जाता था, इसीलिए मैं छोटे खान का पेट दबा रही थी। हानम मासूमियत से बोल रही थी, जबकि इस्लाम सदमे से देख रहा था। पागल हो क्या? पेट है इसका। अक्सर ने इसे घूरा था। आपने फिर गाली निकाली, वो भी छोटे खान के सामने। हानम ने जवाब में इसे घूरा था। भाई, अक्सर मजीद कुछ बोलता, इत्तेसाम ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मुस्तबाजिल करवाई। हाना मुंह छोड़कर वहां पड़े कागजों की तरफ मतवज्जो हो गई थी। भाई, ये लाइलाज है, इत्तेसाम पैर पकड़कर बोला तो अक्सर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अनजाने में इत्तेसाम की तवज्जो भी दर्द से हटा चुकी थी। थोड़ी देर बाद रशीदा भी नाश्ता लेकर आई तो अक्सर ने इसे नाश्ता करवाया, इसके कमरे में भेज दिया, क्योंकि इसके पेट में दर्द अब कम था, और खुद हवेली से बाहर चला गया। अक्सम और इत्तेसाम हवेली के बैरूनी दरवाजे पर, जबकि हानम रशीदा भी और दूसरे मुलाजमों के साथ हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी। इसे कुछ मालूम नहीं था वो क्यों यहाँ खड़ी है, बस मालूम था तो इतना कि इसे अक्सम ने इसे वहां खड़े रहने का कहा। युसरा बेगम अक्सा को सहारा देते हुए घर में दाखिल हुई
تو سامنے ہی اعتصام اور اقسم کو کھڑے دیکھا۔ دونوں نے ایک آواز میں سلام کیا۔ اس کے بعد دلاور خان اپنے پوتے سماما خان کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ اقسم نے آگے بڑھ کر ان سے سماما کو لیا اور اسے ابتسام کو دکھایا۔ بھائی یہ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ ابتسام کی آواز میں سب نے خوشی واضح طور پر محسوس کی تھی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اقصیٰ کی نظر خانم پر پڑی جو مسکرا کر اما جان اور اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے داخل ہوتے ہی وہ خوشی سے بولی، السلام علیکم اما جان۔ وعلیکم السلام۔ یسریٰ بیگم نے مسکرا کر اسے جواب دیا جبکہ اقصیٰ نے اسے دیکھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی۔ دلاور خان مسکراتے ہوئے حویلی کے داخل دروازے کی طرف آئے تو خانم نے انہیں بھی سلام کیا، السلام علیکم بابا جان۔ اس کی آواز پر دلاور خان نے سر کو جنبش دی اور اندر چلے گئے۔ اقصیٰ مسکراتے ہوئے بچے کو اٹھائے گھر میں داخل ہو رہا تھا جب خانم کی نظر اس پر پڑی۔ بچے تو ویسے بھی خانم کی کمزوری تھے۔ وہ اقسم کے پاس ہوئی اور خوش ہوتے ہوئے بولی، خان یہ کون ہے؟ یہ احمر بھائی کا بیبی ہے، بیبی بوائے۔ اقسم مسکراتے ہوئے سماما کو دیکھ رہا تھا جو سویا ہوا تھا۔ خان مجھے بھی دینا، میں بھی اس بیبی کو اٹھاؤں گی۔ خانم کی پرجوش سی آواز جب اقصیٰ کے کانوں تک پہنچی تو وہ وہیں سے تقریباً چیختے ہوئے بولی تھی، بڑے خان میرے بیٹے کو اس منحوس کے سائے سے بھی دور رکھیے گا ورنہ میں اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اقصیٰ کی بات پر ہال میں موجود سب لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا جب یہ اقسم نے بے ساختہ خانم کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے سر جھکا گئی تھی۔ مطلب وہ اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ مقابل کے غصے اور خوشی کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اقصیٰ بیٹا تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، رشیدہ اقصیٰ کو لے کر جاؤ اور اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہنا، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور سماما کو بھی لے آؤ۔ یسریٰ بیگم نے رشیدہ بیگم کو حکم دیا تو انہوں نے اقصیٰ کو سہارا دیتے ہوئے سماما کو دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خانم، اقسم نے اسے آواز دی جو سر جھکائے اپنے گلابی لب چبانے میں مصروف تھی۔ اسے اقسم کی آواز پر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ مجھے وہ گالی کیوں دیتی ہیں؟ میں تو منحوس نہیں ہوں، امی کہتی ہیں یہ گندی بات ہوتی ہے، پھر انہوں نے مجھے منحوس کیوں کہا؟ کیا میں گندی ہوں؟ خانم کی بات پر اقسم لب بھیج گیا جبکہ یسریٰ بیگم نے بے ساختہ خانم کو پکارا، خانم بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ یسریٰ بیگم کے بلاوے پر وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس گئی اور دائیں طرف ان کے پہلو میں بیٹھ گئی جبکہ دلاور خان دوسرے صوفے پر بیٹھتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے تھے۔ خانم بہت اچھی ہے، اسی لیے تو اسے ہم اپنے گھر اپنے بڑے خان کی دلہن بنا کر لائے ہیں، کیونکہ ہم سب کو خانم بہت اچھی لگتی ہے اور ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ یسریٰ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن اماں جان میں تو دلہن بنی ہی نہیں، خانم نے معصومیت سے کہا تو دلاور خان ایک دم سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگے جبکہ یسریٰ بیگم نے لبوں کو آپس میں پیوست کر کے اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اقسم نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا جیسے کہہ رہا ہو یہ واقعی لا علاج ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہم تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس بار سوال دلاور خان نے پوچھا تھا۔ دلاور خان کی آواز پر اقسم نے اپنے ہاتھوں کو زور سے بند کیا تھا جبکہ یسریٰ بیگم نے انہیں التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کیونکہ چھوٹے خان نے کہا تھا یہ میرے شوہر کا گھر ہے، جسے امی ابا کے ساتھ رہتی ہے ویسے مجھے بھی خان کے ساتھ رہنا ہے۔ خانم کے جواب پر دلاور خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جبکہ یسریٰ بیگم نے حیرانگی سے دلاور خان اور خانم کو دیکھا تھا جسے دونوں نے اسے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ اقسم بھی مسکرایا تھا جبکہ ابتسام نے اسے گھورا تھا جو پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جواب بھی تھی۔ اچھا تو خان نے نہیں بتایا کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ دلاور خان نے اقسم کو ایک نظر دیکھ کر خانم سے پوچھا، نہ جانے کیوں انہیں خانم کی باتیں متاثر کر رہی تھی، اس کی معصومیت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خان نے کہا وہ تو میری سہیلی ہیں۔ خانم کے جواب پر دلاور نے بے ساختہ کہکا لگایا جبکہ یسریٰ بیگم نے مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ اقسم نے اسے گھورا تھا۔ خانم چلو کمرے میں، تمہاری چوٹ پر دوائی لگانی ہے۔ اقسم نے جان بوجھ کر بات بدل دی تھی۔ یسریٰ بیگم نے خانم کی پیشانی کو دیکھا جہاں ایک چھوٹے سے زخم کا نشان تھا جو انہوں نے پہلے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا دوپٹہ تھا اس زخم پر جو صوفے پر بیٹھنے سے تھوڑا سا سرک کر پیچھے ہو گیا تھا۔ خانم تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ یسریٰ بیگم کے سوال پر ابتسام نے اقسم اور اقسم نے خانم کو دیکھا تھا۔ وہ اماں جان کل چھت پر چارپائی کی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گئی تھی،
खान ने पट्टी की थी, अब तो दर्द भी नहीं है। हाना मुस्कुराकर बोली, जबकि अक्सम तो आज इसके जवाब सुनकर हैरान कम शौक ज्यादा हो रहा था। लगता है चोट ने गहरा असर छोड़ा है दिमाग पर। अक्सम ने सोचा और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि हानम अम्माजान से बातों में मसरूफ हो गई। दिलावर खान तो इस बतूनी लड़की को देख रहे थे, जो मुसलसल यूसरा बेगम से बातें कर रही थी और वह मुस्कुराकर इसे सुन रही थी। इर्तिसाम वहां से दिलावर खान के पास आ गया और इनसे बातें करने लग गया। रात का वक्त था जब हानम के कमरे में दाखिल हुई। सामने ही इसकी नजर अक्सम पर पड़ी, जो बेड पर बैठा अपने सर को दोनों हाथों से मसल रहा था। हानम अंदर आई और उसे देखने लगी। खान, आपको क्या हुआ है? हानम की परेशान की नवाज पर अक्सम ने अपनी आंखें खोली और हानम को देखा, जो अपनी नीली आंखों के लिए में फिक्र लिए खड़ी थी। मैं बस दिमाग दर्द से फट रहा है, अक्सम ने बमुश्किल मुस्कुराकर जवाब दिया। खाली होगा ना, इसीलिए दर्द हो रहा होगा। हानम के जवाब पर अक्सम ने अपनी आंखें पूरी खोली और शौक की कैफियत में इसे देखा, जो इसके दिमाग को खाली कह रही थी। तुम्हें मैं खाली दिमाग नजर आता हूँ? अक्सम ने इसे घूरा था। सुबह छोटे खान के पेट में भी खाली पेट दर्द हो रहा था ना? तो फिर आपके सर में भी तो। अल्लाह! हानम चुप कर जाओ। अक्सम ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही से टोक दिया था। हानम मुंह बसोर कर बेड पर बैठ गई और अक्सम उठकर सोफे पर जाकर बैठ गया। खान, मैं आपका सर दबा दूं? हानम इसे मुसलसल हाथ से पेशानी मसलते हुए देखकर बोली। अक्सम ने इसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सर दबाना आता है क्या? हाँ, मैं सब कुछ दबा लेती हूँ, कंधे भी, टांगे भी, बाजू भी, सर भी, पाँव भी। हानम मासूमियत से बता रही थी, जब अक्सम हंसते हुए बोला, हाँ, पेट दबाना भी आता है। हाँ, आता है, लेकिन आपने मुझे छोटे खान का पेट नहीं दबाने दिया। हानम तासुब से बोली। अक्सम की हंसी कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। वैसे तुम्हें तो फिर गर्दन दबानी भी आती होगी, है ना? अक्सम ने मसनूई संजीदगी से पूछा। हानम के इसके नजदीक आई और बोली, नहीं, मुझे गर्दन दबानी तो नहीं आती। क्या आप सिखा दोगे मुझे? हाँ, सिखाऊंगा, और फिर जेल जाऊंगा, क्योंकि हानम खान कोशिश किए बगैर मानने वाली नहीं है। अक्सम खुद से बड़बड़ाया तो हानम ने नासमझी से इसे देखा। सर दबा दो मेरा। अक्सम सोफे की पुष्ट से सर टिकाकर बोला तो हानम सोफे के पिछले हिस्से की तरफ जा खड़ी हो गई और अपने छोटे छोटे सफेद हाथों से इसकी पेशानी को दबाने लगी। इसके नरम और रुई जैसे हाथों का लम्स महसूस करते ही अक्सम के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। इसे इस लम्स के साथ सुकून मिल रहा था और एक अनोखा और प्यारा सा जज्बा इसके दिल के तह खाने में निकलने को बेताब हो रहा था। इसके जज्बे की दस्तक अक्सम को जब अपने कानों में सुनाई देने लगी तो अक्सम ने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ कर इसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अक्सम ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। देखा, अब ठीक हो गए, मेरे दबाने से ही। छोटे खान ने भी हो जाना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली दफा मैं इसे दबाऊंगी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।